हेलो बच्चों, मैं सुनीता पांडे शुक्ला ट्रिपल MA BEd टेट सी टेट क्वालिफाइड आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं NCERT पुस्तक का क्लास 7th का लेसन 4 संस्कृत का अध्याय, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। पाठ का नाम का अर्थ हुआ कि बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। इस पाठ में क्या है, चलो देखते हैं। बहुत अच्छा है ये पाठ और आप लोग बहुत एंजॉय करोगे क्योंकि ये हंसी वाला पाठ है। चलिए देखिए। विविध वेशभूषा धारणा चत्वारः बालकव्याः मंचस्ते उपरि उपविष्टा सन्ति। अधः श्रोताराः हास्यकविता श्रवणाय उत्सुकता सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। ऊपरी मतलब होता है ऊपर, उपविष्टा मतलब बैठे हैं, श्रोताराः मतलब सुनने वाले, कोलाहलम मतलब शोर, अधा मतलब नीचे। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका मीनिंग क्या है। विविध वेशभूषा धारणा मतलब कि अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण करे हुए, मतलब अलग अलग गेटअप में चत्वार बाल कवि मंच, 4 बाल कवि यानी कि बच्चों, जो बच्चे हैं, बाल मतलब बच्चे, कवि मतलब जो कविता करें हंसने वाली, ऐसे बाल कवि मंच के ऊपर मतलब ऊपर बैठे हुए हैं। संति मतलब हैं, यानी कि एक से ज़्यादा। आधा श्रोतारा और क्या, आधा श्रोतारा नीचे बैठे हैं। कौन नीचे बैठे हैं? कौन? श्रोतागण मतलब नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक जो लोग हैं वो लोग बैठे हैं। और कोलाहलम चा कुर्वन्ति, और बहुत शोर मचा रहे हैं। क्या शोर मचाएंगे? शुरू करो भाई, आप कविता सम्मेलन शुरू करो इत्यादि करके सब आपस में बातचीत कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। ये आपका यहाँ तक का अर्थ हो गया। जैसे कि इस पिक्चर में भी दिख रहा है, देखिए कवि लोग ऊपर बैठे हुए हैं, एक ये संचालन कर रहे हैं, ये श्रोता लोग हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, इसके आगे का है संचालका। ये संचालका है, मतलब जो अभी हमने पिक्चर में दिखाया कि वो कुर्ता माइक के सामने येलो कलर का कुर्ता पहन के जो बोल रहे थे वो संचालित कर रहे थे। तो संचालका अलम कोलाहलेन। संचालक कहते हैं, अरे भाई शोर मत करो, अलम मत करो, नहीं करना, कोलाहलम क्या नहीं करना, शोर ना करो। अद्य परमं हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्ताराः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कविः धुरन्धराः समागताः सन्ति। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने लाइन कहा हंसने के लिए। अब इसका मीनिंग समझिए। आज बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। हर्ष का, प्रसन्नता का यानी खुशी का, अवसर है। ठीक है, अवसर है यानी कि मौका मिला है इस कवि सम्मेलन में। जो किस तरह से हंसी का मौका मिला है? जो काव्य को मारते हैं यानी काव्य को नष्ट कर देते हैं, और काल्यापक मतलब समय को बर्बाद करने वाले, ये उल्टा बोल रहे हैं, ध्यान रहे। भारत से आए श्रेष्ठ काव्य हंसी सम्मेलन में पधारे हुए ये काव्य जो हास्य कवि हैं, ये लोग कैसे बोल रहे हैं? कमेंट करके कि जो हम काव्य को नष्ट करते हैं, काव्य को मार देते हैं, काव्य हंता हैं और समय को बर्बाद करेंगे हमारे, ऐसे हास्य कवि हमारे बीच, श्रेष्ठ कवि, बहुत महान कवि ऐसे हमारे बीच आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए आए हुए यहाँ तक हो गया। समागत ए ही लिखा है यानी कि आओ। करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः।
हम सब, करतल मतलब तालियां बजाना, ध्वनि मतलब आवाज़, तालियों की आवाज़ से हम सब उनका स्वागत करते हैं। किसका स्वागत करते हैं? जो समय को बर्बाद करेंगे और काव्य को मारेंगे, ऐसे हास्य महान कवियों का हम स्वागत करते हैं। कैसे स्वागत करते हैं? तालियों के द्वारा स्वागत करते हैं। तो फिर गजाधरा, गजाधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गजाधर? गजाधर कहते हैं कि सर्वेभ्यो अऋषिकेभ्यो नमो नमः। गजाधर क्या कहते हैं? आरसिक, देखो यहाँ पे लिखा है आरसिक, यहाँ पे जो ये डा जैसा लिखा है ये आ है, उसको आ पढ़ते हैं। आरसिकोभ्यो, तो सब नीरस जनों का, नीरस जनों को नमो नमः। सब नीरस जनों को नमो नमः। ये भी देखो कमेंट है, हंसने के लिए कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति में रस होना चाहिए, यानी उत्साह होना चाहिए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो लोग जैसे नीरस, वो लोग होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, गुमसम बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे लेकिन शोर हो रहा है, लेकिन वो ऐसे उल्टा बोल रहे हैं कि सभी नीरस जनों को नमस्कार, नमो नमः। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम, तो पहले हम लोग आधुनिक वैद्य के विषय में बात करेंगे। अब इसके आगे का दूसरे पेज में है, देखिए, इतना समझ में आ गया ना? हाँ, वो तो बात करेंगे। क्या बात करेंगे? उद्देश्य स्वकीयम काव्य श्राव्यामि। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग करेंगे आधुनिक वेद को लक्ष्य करके एक कविता सुनाएंगे। कौन कविता सुनाएगा? श्राव्यामिक मतलब मैं जो है, कौन मैं? गजाधर। गजाधर जो है वेद को पॉइंट करके पोयम सुनाने जा रहे हैं, कविता सुनाने जा रहे हैं। अब क्या सुना रहे हैं ज़रा देखिए। वैदराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। अब सहोदर मतलब सगे भाई। किसके सगे भाई? यम के। कह रहे हैं, बहुत अच्छा है, कमेंट करने के लिए कह रहे हैं, हे वैदराज यानी हे डॉक्टर, यमराज के भाई, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? यमस्तु, यम तो क्या करता है? हरता है प्राण एक ही बार। यम तो प्राण को ही हरता है, और वैद्य क्या करते हैं? प्राण को भी हरते हैं और धन को भी हरते हैं। ठीक, वैद्य जो है वो प्राण और धन दोनों को हर लेते हैं, यानी कि दोनों को ही ले लेते हैं, और जो यमराज हैं वो कम से कम प्राण ही लेते हैं। एक लाइन में समझो, हे वैदराज, यमराज के भाई, आपको नमस्कार है। यमराज तो प्राणों को ही लेते हैं, वैदराज जी आप तो प्राण और पैसा दोनों ही ले लेते हो। ठीक, यहाँ तक इसका हो गया। अब देखिए, कालांतक, एक कवि आए, कवि का नाम है कालांतक जो है, वो आते हैं स्टेज पे और माइक के पास और बोलते हैं, अरे अरे वेदास्तु सर्वत परंतु नाते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे मम अपि काव्यम इदं श्रुवन्तु भवन्तः। जब कालांतक करके जो एक कवि आए तो वो क्या बोलते हैं, अरे वेद तो सब जगह हैं, वेदास्तु सर्वत्र, वेद तो सब जगह हैं, परंतु वे जनसंख्या निवारण मतलब जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे निपुण नहीं हैं, कुशल नहीं है मेरे जैसे, ऐसा वो बोलते हैं। मेरे जैसे वो कुशल नहीं है। कौन नहीं है? वेद तो सब जगह है, परंतु वो जनसंख्या निवारण में यानी जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे निपुण नहीं है। आप सब मुझे मतलब मेरे द्वारा ये कविता सुनिए, काव्य सुनिए। आप लोग अब मेरी कविता को सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। चिताम प्रज्वलिताम
दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगताः न अहं गतो न मे भ्राता कश्चेदं हस्तलाघवम्। बहुत अच्छा इन्होंने क्या कहा, कह रहे हैं कि चिता को जलती हुई देखकर वैद्य बहुत भ्रमित हो गया, विस्मय में पड़ गए। कौन विस्मय में पड़ गए? चिता को जलती हुई देखकर डॉक्टर बड़े विस्मित हो गए, बहुत भ्रम में पड़ गए। क्यों भ्रम में पड़ गए? ना तो मैं गया और ना ही मेरे भ्राता गए, तो आखिर ये चिता कैसे जलाई? मतलब हाथ की सफाई किया किसने? देखिए, चिता को देखकर डॉक्टर बड़े आश्चर्य में हो गए और बोले कि ना मैं गया ना मेरा भाई गया इसको, मतलब इसका ट्रीटमेंट करने, तो आखिर ये हाथ की सफाई किसने की? मतलब ये आखिरकार मरा कैसे? और यह सुनकर सर्व पुनः हसंती, सब लोग फिर हंसने लग जाते हैं। फिर उसके बाद तुंदिल नाम के हास्य कवि आते हैं और वो क्या करते हैं, तुदस्त ऊपरी हस्तम आवृत्यम, वो अपनी तोंद को सहलाते हुए और माइक की तरफ बढ़ते हुए क्या बोलते हैं, आकर कहते हैं, तुंदिलो अहम भो, मैं कौन हूँ? तुंदिल हूँ, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धारताम च, कह रहे हैं कि मैं आपको, इन्होंने कहा कि मैं तुंदिल हूँ, मेरी भी इस कविता को और सुनो। कौन सी कविता को? मेरी भी इस कविता को सुनो और जीवने धारताम, जीवन में उसको उतारो भी, यानी अपनाओ भी। जो मैं ये कविता सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनो, साथ में सुनो, खाली सुनो मत, उसको अपने जीवन में उतारो भी, यानी फॉलो भी करो। ठीक है, अभी क्या सुनाने जा रहे हैं तुंदिल जी, जरा सुनो भाई, इनकी भी बात सुन लो। परांतन प्राप्य दुर्बुद्धे शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीरान पुनः पुनः। देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि जो तुंदिल जी जो है वो क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि दूसरे का अन्न, पर अन्न मतलब दूसरे का अन्न जब मिल जाए तो उस पर दया मत करो, उस पर दया बिल्कुल मत करो, यानी कि टूट पड़ो। और माँ शरीरे दयाम करो, मतलब अपने शरीर पर उस समय दया मत करो कि मतलब उसको खाना नहीं है, संकोच करना है, क्योंकि दूसरे का अनाज पाना दुर्लभ हो सकता है, ये शरीर तो बार बार मिल जाएगी भाई, समझे। कह रहे हैं कि जब किसी के यहाँ जाओ तो टूट पड़ो, खूब मज़े से खाओ, चाहे पेट बिगड़ ही जाए तो क्या, क्योंकि दूसरे का अनाज मिलना मुश्किल है भाई, तो शरीर है, आती जाती रहेगी, फिर मिल जाएगी। यह सर्वे पुनः अट्ठास कुर्वन्ति, सब लोग यह सुनकर फिर से खूब हा करके हंसने लगे। मज़ा आ रहा है ना। अब चलो देखो आगे उसके। अब उसके बाद चावार्क नाम के जो है एक कवि स्टेज पे फिर जो बैठे थे माइक के पास आते हैं और वो क्या करते हैं, श्रुताम मम अवशिष्ट काव्यम, हाँ हाँ शरीर, देखिए हाँ हाँ, श्रुताम मम अवशिष्ट काव्यम, मेरे भी काव्य को सुनिए। और वो कहने लगे कि क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि जो है ये घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्राप्तेत जना, बहुत ज़्यादा, अच्छा सॉरी ये लाइन छूट गई, ये चावार्क वाला ऊपर वाला है, मैं नीचे इधर बोलने लगी, ये वाला है, ये इसको देखिए। माम शरीरस्य पोषणम सर्वदा उचितम एव, माम मतलब हाँ हाँ, माम का होता है हाँ हाँ, शरीर से पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण हमेशा ही उचित ही होना चाहिए, यानी ठीक रहना चाहिए। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम
कृत्य अपि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यम। अगर धन नहीं है तो कर्ज लेकर पौष्टिक पदार्थों का उपभोग करना चाहिए, यानी कि कर्ज लेके खाना खाना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, और चार्वाक कवि कहते हैं, यावज्ज जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो, यावत जीवेत जब तक जियो, सुखम जीवेत सुख से जियो, जब तक जियो खुल के जियो मतलब सुख से जियो। ऋण लो यानी कर्ज लो और घी पियो, घृतम पिबेत घी पियो। तब तक से श्रोता एक बोलता है, तरी ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण चुकाएंगे कैसे? अगर दूसरे से कर्जा लेके घी पिएंगे खूब तो आखिर कर्जा चुकाएंगे कैसे? तो चार्वाक कहते हैं, श्रुताम मम अवशिष्ट काव्यम, अरे मेरी पूरी कविता तो सुनो, बची हुई कविता तो सुनो। घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रयत जनाः। जब आप घी पियोगे तो श्रम करके लोगों के कर्ज को वापस कर देना चाहिए। मतलब खूब घी पियो, उसके बाद जब ताकत आ जाए तब उसके बाद खूब मेहनत करो, मेहनत करके कमाई करो, फिर उसके ऋण को वापस कर दो जो तुमने उधार लिया है। ऐसा चार्वाक बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब जो ब्रैकेट में है उसको देखो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आसु कवितां रचयति हास्यपूर्वक च श्रावयति। काव्य जो पाठ से प्रेरित होकर जो है एक बालक वहीं तुरंत बैठा रहता है, तो वो बालक जो है तुरंत एक कविता की रचना करता है और हंसते हुए सुनाता है। वो क्या बालक कहता है, बालका पीछे ये बालका, बालक क्या सुनाता है, श्रुताम भो मम अपि काव्यम, अरे सुनिए सुनिए, भो मतलब अरे, श्रुताम सुनिए, मम अपि काव्यम मेरी भी कविता सुनिए। गजाधरम कविम च एव तुंदिलं भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमायहम। क्या कह रहे हैं कि गजाधर कवि और खाने के लोभी तुंदिल, कालांतक को और वैद्य चार्वाक को मैं प्रणाम करता हूँ। बस इतना ही उन्होंने सुनाया। काव्य, अब ब्रैकेट वाला देखो, काव्य श्रवित्वा हा इति कृत्वा हसति अन्ये च अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। गजाधर की ये जो गजाधर की और सारी पूरी हास्य कवियों को सुनकर सब लोग क्या करते हैं, बालक की बात को, जो लास्ट में बालक बोलता है उसकी बात को सब लोग सुनते हैं और उसके बाद कविता सुनने के बाद सब लोग हा ऐसा कह के सुनते हुए फिर सब लोग अपने अपने घर हंसते हुए चले जाते हैं और वहाँ अपने घर चले जाते हैं और ये कविता आपकी पूरी हो जाती है। काव्य हंसी सम्मेलन पूरा हो जाता है। अब अभ्यास कार्य पे आ जाओ। अब यहाँ पर अभ्यास कार्य है, इसमें जो है पहला प्रश्न है, इसको उच्चारण करना है। तो उच्चारण कर लो मेरे साथ, क्योंकि उच्चारण हर पाठ में अगर करते रहोगे तो आप लोग को पढ़ना अच्छे से आता रहेगा। ऊपर, नीचे, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अन्तः, कदाः, उच्चैः, अलम, पुनः, एकदा। उच्चारण केवल करना है, इसे कॉपी में नहीं लिखना है।
अब आ जाइए प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में करना क्या है कि यहाँ पर जो है अव्यय पद को चुनकर इसमें भरना है। अव्यय पद जैसे अधा, अंता, बहि यानी कि ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सारे अव्यय पद होते हैं। तो देखिए, वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, खगा बसंती, खगा बैठा हुआ है। देखिए मैंने इसमें सारा इसमें फिल भी कर दिया है। दूसरे वाले में अलम विवादेन वर्षा कालीन गृहात् बहिर्मा गच्छे मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति छात्रा विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति। ये मैंने पूरा इसमें फिल भी किया है, साथ में ऊपर नोट भी कर दिया है। जिसको नहीं समझ आए ऊपर से भी देख लो, ठीक है। ये लिखना होगा कॉपी में। अब आ जाओ प्रश्न संख्या, ये प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में क्या है कि इसमें जो है अशुद्ध, जो अशुद्ध है उसको छांटना है। तो इसमें इस लाइन में मैंने टिक भी किया है, जो अशुद्ध है रेड लाइन कर दिया है, और साथ साथ में मैंने यहाँ लिख भी दिया है। तो आप इसे कॉपी कर लेना, इसको भी कॉपी में लिखना है, ठीक है। जैसे आपको सुविधा लगे, स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो रोक के, जैसे आपको सही लगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में, प्रश्न संख्या 4 में जो है समानार्थक शब्द लिखना है। जो इसका इससे मिलता जुलता शब्द है वो लिखना है। प्राप्त, प्राप्य, प्राप्य का लब्धवा, कुशला का दक्ष, हर्षस्य का प्रसन्नताया, देहस्य का शरीरस्य, वैदम का चिकित्सक। तो ये समानार्थक शब्द है। इसको यहाँ सामने मैंने लिख भी दिया, साथ साथ में यहाँ नंबर भी डाल दिया है कौन सा किस में लिखना है। इसको भी आप कॉपी कर लेना, ठीक। प्रश्न संख्या जो 4 है वो प्रश्नोत्तर है, एक पदेन शब्द प्रश्नोत्तर है, लेकिन हमने उसको प्रश्न और उत्तर आपके लिए, आप लोगों के लिए कॉपी में दोनों चीज़ नोट कर दिया है। और इसलिए नोट कर दिया है कि जिसे आप लोग आसानी से लिख लीजिए। 6 प्रश्न हैं, 3 इधर हैं और 3 नेक्स्ट इसमें। ये देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 6 में, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। अच्छा, 5वां प्रश्न अभी छूट गया क्या? 5वां प्रश्न शायद अभी नहीं हुआ है। 5वां, हाँ नहीं 5वां यही तो था। प्रश्न संख्या हाँ, प्रश्न संख्या 5 तो हो गया। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 में क्या है कि एक पिक्चर बनी हुई है ना, यहाँ पिक्चर बनी हुई है ये, और यहाँ पे कुछ जो है वर्ड लिखे हुए उन, और ये पूरी एक पैराग्राफ है, छोटी सी कहानी है जो कि हास्यप्रद भी है और ज्ञानवर्धक भी है। साथ में जो है ना इसमें इसको देखना है और कहाँ पे कौन सा आएगा उसको आपको इसमें फिल करना है। मैंने इसमें फिल भी कर दिया है, साथ में नंबर भी लिख दिया है। तो आप दोनों चीज़ स्क्रीनशॉट लेके देख लेना और लिख लेना। इसको कहानी सुन लो, ये बहुत अच्छी कहानी है इसलिए मैं सुना रही हूँ। देखो, पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। पुराने समय में एक राजा का प्रिय वानर था, ठीक। इसको मैं हिंदी में ही पूरा बता दे रही हूँ, ध्यान से सुन लो। ये पुराने समय में एक राजा का जो है बहुत प्रिय वानर था, और वह एक बार जो है राजा सो रहे थे, तो वो राजन जो है वानर जो है उनके पास ही बैठा था, मतलब उनके पास ही बिस्तर पे ही बैठा हुआ था कि हाँ राजा का भाई चूँकि प्रिय था। तो तथा फिर उसके बाद वहाँ पर एक मक्खी आ गई, मक्खी आ गई और वो जाके राजा के नाक पर जाके बैठ गई। अब ये जो है वहाँ पर जो वानर बैठा था तो वो देख रहा था, बार बार उसको हटा रहा था कि हट हट भाई। वानर जो है ना फिर वो बार बार हट जा रही थी, लेकिन फिर बार बार आके नाक पे ही बैठ जा रही थी। बहुत वानर परेशान हो गया, तो कहा कि इसको बार बार हटा रही, बदतमीज बार बार आके बैठ जा रही है, ना चाहते हुए भी मैं क्या करूँ, कैसे इसको हटाऊँ। अब राजा की नींद न जग जाए भाई, तो इसलिए वो परेशान था। भाई मित्र था और बहुत प्रिय भी था राजा का। तो अंत में वह क्या किया कि मक्खी को मारने का सोचा। तो मक्खी को मारने के लिए उसने वहीं राजा के पास में तलवार रखी थी, खगल रखा था, तो उससे उसने प्रहार कर दिया मक्खी के ऊपर। अब क्या हुआ कि मक्खी तो नाक से उड़ गई, दूर जाके भाग गई। जैसे ही तलवार पास में आई, मक्खी उड़ के दूर भाग गई, लेकिन जो है राजा की नाक छिन्न हो गई, मतलब कट गई। अब ये कहानी आपकी है, तो इसीलिए कहा गया है अत एव चेते मूर्ख जने सह मित्रता नोचिता। मतलब ये कहा गया अंत में कि अतः कभी भी मूर्खों के साथ मित्रता करना उचित नहीं होता है। हमेशा बुद्धिमान लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि उनसे, मूर्खों से हमें कब कहाँ हानि किस रूप में हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है।
ये समझ में आया। अब देखिए ये बहुत अच्छी कहानी थी, इसको फिल कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अब प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में क्या है, विलोम शब्द आपको लिखना है। तो अधा का विलोम है ऊपरी, अंतः का है बहि, दुर्बुद्धि का है सुदबुद्धि, उच्चय का है नीचे, दुर्लभम का है सुलभम। अब इसे आप कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट या जैसे भी आपको सही लगे। और अब आपका ये प्रश्न ये अध्याय यानी कि पार्ट 4 7th क्लास का पूरा हो गया है। अब बच्चों आप लोगों की काम बढ़ा है, आप लोगों को ये करना है कि ये वीडियो सभी दोस्तों तक पहुंचानी है, सभी दोस्तों को पहुंचाना है और उनसे कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों को तो शेयर करें। ठीक है बच्चों, ओके बाय चिल्ड्रन।